नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला इशू इंडिया की रिफ्यूजी प्रॉब्लम से संबंधित। हालांकि ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले हमने रिफ्यूजीज से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन इस आर्टिकल में अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग पॉइंट्स हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है, इसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की रिफ्यूजी प्रॉब्लम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमैन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। लेकिन देखो, इससे पहले इस आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजी एंड इलीगल इमिग्रेंट? इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है देखो चॉइस का। किस उद्देश्य के साथ कोई पर्सन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर उन पर उत्पीड़न हो रहा था, उनका परसिक्यूशन हो रहा था अपने होम देश में, इस वजह से वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में भाग रहे हैं। रिफ्यूजी के केस में उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए या फिर यूं कहें उत्पीड़न से बचने के लिए वो दूसरे देश में आए हैं। जबकि दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा कोई जान का खतरा इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश का कोई सिटीजन, उसे लगता है कि इंडिया में बेहतर एजुकेशन मिलेगी परिवार को, इंडिया में जॉब मिल जाएगी, या फिर बांग्लादेश में खाने की कमी है, तो वो इंडिया आता है। तो वो इलीगल इमिग्रेंट होगा, रिफ्यूजी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा नहीं था बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में कोई पर्सन जिसको उसकी कम्युनिटी को मारा जा रहा था और वो भाग कर इंडिया में आ जाता है, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर वो बांग्लादेश में रहता तो उसे मार दिया जाता, तो वो जान बचा के भाग के इंडिया में आया है, तो वो होगा रिफ्यूजी। मतलब समझ गए ना आप, रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट के बीच में। अब बात करते हैं आर्टिकल की। शुरुआत में राइटर कहते हैं, कुछ दिनों पहले काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली खबरें सामने आईं कि म्यांमार के कुछ लोग जो म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल है उससे बचने के लिए इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर अथॉरिटीज़ ने उन्हें वापस लौटा दिया। तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि दूसरे देशों से जो रिफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। क्या उनको वापस लौटा दिया जाए या फिर उनको इंडिया में आने दिया जाए। रिफ्यूजीज से संबंधित डिबेट 2 साल पहले भी काफ़ी चली थी। उस समय रीज़न था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट में प्रोविज़न ये था जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ था। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 देशों से अगर इन 3 देशों के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ परसिक्यूशन की वजह से भाग के इंडिया में आते हैं तो फिर उनके लिए सिटीजनशिप आसान बना दी गई थी। बट विवाद इस वजह से हुआ कि मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया, क्योंकि मुस्लिम्स इन तीनों देशों में मेजोरिटी में हैं। देखो, वैसे म्यांमार के नागरिक जो इंडिया में आना चाहते थे मिलिट्री रूल से बचने के लिए, यानी जिन रिफ्यूजीज, म्यांमार के रिफ्यूजीज को वापस लौटा दिया गया, हालांकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कट ऑफ डेट है 2014, यानी 2014 से पहले जो इन 3 देशों के माइनॉरिटीज़ भाग कर इंडिया में आए हैं परसिक्यूशन से बच के, उनके लिए सिटीजनशिप नॉर्म्स आसान बनाए गए हैं। तो कट ऑफ डेट म्यांमार के जिन रिफ्यूजीज़ को वापस लौटाया गया है उन पर लागू नहीं होती। इसके बाद आर्टिकल में कुछ इश्यूज़ की बात की जाती है। राइटर कहते हैं, पहला इशू तो देखो ये है, हमारे देश में इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके देखा जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी दोनों सेम हैं, और ज़्यादातर जो हमारे देश में डिबेट होती है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में होती है। किस प्रकार से बांग्लादेश से बहुत से लोग आ गए, असम में बस गए हैं, असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। तो ये डिबेट ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स पर केंद्रित होती है, क्योंकि वो लोग बांग्लादेश से जान बचा के इंडिया में नहीं आए हैं, वो बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इंडिया में आए हैं, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब राइटर इसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं
कि दोनों टर्म्स को एक साथ मिला के क्यों देखा जाता है, मतलब डिफरेंस क्रिएट करके क्यों नहीं देखा जाता है रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में। इसका रीज़न है इंडिया के कानून, इंडिया के लॉ। हमारे देश का जो फॉरेनर एक्ट 1946 है, इसमें देखो फॉरेनर की एक सिंपल डेफिनेशन है। फॉरेनर मतलब वो पर्सन जो इंडिया का नागरिक नहीं है, बस इतना ही बताया गया है फॉरेनर के बारे में। क्योंकि इंडिया के किसी कानून में इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया ही नहीं गया है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाता है। और वैसे इंडिया 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसमें पार्टी नहीं है। क्योंकि देखो, ना तो इंडिया इन कन्वेंशंस में पार्टी है और ना ही इंडिया में रिफ्यूजीज से संबंधित कोई डोमेस्टिक लॉ है। तो जब भी कोई रिफ्यूजी इंडिया में आता है ना, सरकार केस बाय केस बेसिस पे ये डिसाइड करती है कि उस रिफ्यूजी को आने देना है या फिर नहीं आने देना है। वैसे देखो, इस पॉलिसी के अपने फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे देखो ये हैं, जैसे इसी केस की बात कीजिए, म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल है और वहाँ से रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे हैं। बॉर्डर अथॉरिटीज़ ने उन्हें लौटा दिया, इंडिया में नहीं आने दिया, क्योंकि सरकार को ये भी लगता है अगर म्यांमार से रिफ्यूजीज़ को इंडिया में आने दिया तो म्यांमार में अभी जो मिलिट्री का रूल है वो इंडिया से नाराज़ हो जाएगा। जबकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, इंडिया नहीं चाहता म्यांमार में बेशक मिलिट्री रूल हो लेकिन रिलेशंस म्यांमार से इंडिया के ख़राब हों, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने इंडिया का काफ़ी साथ दिया है म्यांमार की धरती से इंसर्जेंट्स के कैंप्स को ख़त्म करने में। इसके साथ साथ इंडिया को ये भी लगता है अगर म्यांमार के साथ रिलेशंस ख़राब हुए तो चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा म्यांमार में। ऐसा इंडिया नहीं चाहता, इसलिए इंडिया म्यांमार में बेशक मिलिट्री रूल आ गया हो फिर भी म्यांमार के मिलिट्री रूल को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। और ये एक मेजर रीज़न रहा जिसकी वजह से म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज़ को लौटा दिया गया। एक और एग्जांपल देखिए, बलूचिस्तान की लड़ाई को जो लीड कर रहे हैं ना, बुगती, जो उनके एक लीडर हैं, अभी शायद स्विट्ज़रलैंड में है, पता नहीं यूके में है, उन्होंने इंडिया में असाइलम के लिए अप्लाई किया था, बट उनकी एप्लीकेशन को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया क्योंकि अगर उनकी एप्लीकेशन को इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया पर आरोप लगा सकता है कि देखो ये बुगती जो हैं ये टेररिज्म फैलाते हैं बलूचिस्तान में और इंडिया ने इनको शरण दी है, मतलब इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट करवा रहा है। तो ये जो केस बाय केस बेसिस की पॉलिसी है ना, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जैसा हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया, बट नुकसान इसके ये हैं। एक तो देखो पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है पूरे इशू का, मतलब किसे आने दिया जाए किसे ना आने दिया जाए, ये पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू बन जाता है। सरकार कई बार ना चाहते हुए भी डिसीजन नहीं ले पाती क्योंकि इशू पॉलिटिसाइज हो चुका है। सरकार को लगता है कि हमने इस रिफ्यूजी को आने दिया तो हमारे वोट चले जाएंगे। बेशक सरकार को लगता है कि हाँ इन रिफ्यूजीज़ को आने देना चाहिए क्योंकि इनको वापस भेजना एक प्रकार से डेथ वारंट के समान है, फिर भी सरकार नहीं आने देती क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अगर कानून हो सीधा सीधा फिर तो सरकार बोल सकती है ना कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, ये कानून बना हुआ है, हमको कानून के हिसाब से एक्ट करना है। यही एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए रिफ्यूजीज से संबंधित कोई कानून इंडिया में होता तो फिर म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज को इंडिया आने भी देता ना, तो म्यांमार के मिलिट्री रूल को भारत सरकार बोल सकती थी कि देखो जी हमारी गलती नहीं है, हमारे देश में ऑलरेडी कानून बना हुआ है और हमने सिर्फ उस कानून के हिसाब से एक्ट किया है, कानून के हिसाब से उन रिफ्यूजीज को आने देना चाहिए था इसलिए हमने आने दिया। अब सरकार चूंकि केस बाय केस बेसिस पे डिसीजन लेती है इसलिए सरकार के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्या बोलेगी सरकार म्यांमार के मिलिट्री रूल को अगर वो रिफ्यूजीज इंडिया में आ जाएंगे, क्योंकि कानून तो है ही नहीं। कानून होता तो सरकार कम से कम बोल सकती थी ना कि कानून के हिसाब से हमने एक्ट किया है। तो फायदे नुकसान दोनों हैं कानून ना होने के। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है, क्या इंडिया को इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस को या फिर प्रोटोकॉल को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो वैसे तो इंडिया का इतिहास रहा है, इंडिया ने बहुत बार बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज़ को अपने देश में शरण दी है। चाहे बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज़ की बात हो, चाइना के ऑपरेशन से बच के दलाई लामा के नेतृत्व में जो इंडिया में आए थे, या फिर
1971 के वार से पहले बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ की बात हो, या फिर श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ की बात हो, या फिर अफ़गानिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज़ की बात हो, इंडिया का इतिहास रहा है, इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को शरण दी है। और एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, इंडिया ने 1951 की कन्वेंशन को पता है क्यों नहीं ज्वाइन किया? सोच के देखिए क्यों नहीं ज्वाइन किया होगा। क्योंकि इस कन्वेंशन में रिफ्यूजी की डेफिनेशन जो है ना वो नैरो है। रिफ्यूजी की डेफिनेशन में ये कहा गया है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जिनका वायलेट हुआ है, मतलब पॉलिटिकली जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो दूसरे देश में जाता है, सिर्फ वो रिफ्यूजी होगा। रिफ्यूजी की डेफिनेशन में सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात कही गई है, इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की गई है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता था अगर इकोनॉमिक राइट्स के लिए कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में आएगा तो अगर इसे अलाउ कर दिया गया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो रिफ्यूजी की फ्लड आ जाएगी। मतलब हर कोई वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहेगा, डेवलप कंट्री में जाना चाहेगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इसलिए रिफ्यूजी की डेफिनेशन को 1951 की कन्वेंशन में नैरो रखा गया, ब्रॉड नहीं रखा गया, इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की गई है। जबकि इंडिया उस समय बोलता था कि भैया इकोनॉमिक राइट्स की भी तो बात कीजिए ना, आपकी डेफिनेशन नैरो है, क्योंकि उस समय इंडिया के संस्कार काफ़ी बड़े हुआ करते थे। अब इसे संस्कार कह लीजिए या फिर टेक्निकल डेफिनेशन में यूँ कह लीजिए, उस समय इंडिया आइडियलिस्ट था, अब इंडिया रियलिस्ट हो गया है। तो पॉइंट देखो ये निकलता है, इस कन्वेंशन में पार्टी ना होते हुए भी इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रिफ्यूजीज़ रहा है। और उस समय इंडिया ने जब इस कन्वेंशन को रिजेक्ट किया था, इस कन्वेंशन की कमियों के कारण, तो कन्वेंशन तो वैसी ही है ना, इसमें कोई बदलाव तो आया नहीं है, तो फिर अब इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और दूसरा, इंडिया ये भी कह सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया है, कन्वेंशन को एक्सेप्ट करने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अपनाई हैं कि रिफ्यूजीज़ का उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे देखो, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, करियर सैंक्शंस, थर्ड सेफ कंट्री रूल, रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेफिनेशन रिफ्यूजी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो भी नहीं आने देती रिफ्यूजीज़ को, कोई ना कोई बहाना बना के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की सहायता से। तो फिर इंडिया भी कह सकता है कि देखो आप तो पार्टी हो, आप ही इन कन्वेंशंस का नहीं पालन कर रहे हो लेटर एंड स्पिरिट में, तो फिर हम तो क्यों ही इन कन्वेंशन को साइन करें और इन कन्वेंशंस का हम पालन करें। बट देखो, इंडिया में राइटर वकालत करते हैं कोई डोमेस्टिक लॉ तो होना चाहिए रिफ्यूजीज़ के लिए। ये देखो राइटर का स्टैंड है। अब आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि नहीं, इंडिया में रिफ्यूजीज़ पॉलिसी का ना होना, इस चीज़ ने इंडिया के लिए बेहतर काम किया है। सरकार अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है किस रिफ्यूजी को आने देना है, किसको नहीं आने देना है, ये देश हित में है। तो आप स्टैंड ले सकते हो कोई भी, जैसा आपको लगे। मतलब कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, कानून की मांग करना कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है। ये बोलना कि सारे के सारे रिफ्यूजीज़ को आने दो, चाहे बेशक हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएं, ये एक्सट्रीम चीज़ है। आप देखो यूपीएससी के आंसर्स में, इंटरव्यू में हमेशा आपको एक्सट्रीम स्टैंड अवॉइड करना है। जितना हो सके आप मिडिल पाथ को अपनाइए। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हों, दलित रिलेटेड इश्यूज़ हों, इन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, मिडिल पाथ मत लीजिए। लेकिन बाकी जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं ना, उनमें आप मिडिल पाथ ले सकते हो, इंटरव्यू के आंसर्स में भी और मेंस के आंसर्स में भी, जब आप वे फॉरवर्ड लिखो। वैसे आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब हमने रिफ्यूजीज़ से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या इंडिया को इन रिफ्यूजीज़ को इंडिया में आने देना चाहिए या फिर नहीं आने देना चाहिए। तो एक कमेंट आया जिसमें कहा गया, भाई तू अपने घर रख ले, ज़्यादा इच्छा है तो। ये कमेंट में कहा गया था। तो कल परसों की बात है, एक कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू है उसने मुझसे पूछा कि बोर्ड अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसका क्या रिप्लाई देना चाहिए। तो पहली लाइन मेरे मुंह से यही निकली, रिप्लाई ये देना चाहिए, भाई तू अपने घर रख ले, ज़्यादा इच्छा है तो। खैर ये तो मजाक की बात है, अगर ऐसा आंसर दिया तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर ही मिलेंगे ऑफ कोर्स। देखो सीरियस इशू है तो थोड़ा वैसे ही हमने मजाक कर लिया। राइटर ये कहते हैं कि डोमेस्टिक जो रिफ्यूजी लॉ है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर रिफ्यूजी इंडिया में आते हैं तो उन्होंने टेम्परेरी एक शेल्टर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, उन्हें टेम्परेरी वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो
कुछ समय के लिए कम से कम इंडिया में रह सकें, जब तक कि वो वापस अपने देश में नहीं जाते हैं। अगर देखो उन्हें टेम्परेरी शेल्टर या फिर टेम्परेरी वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, तो फिर इंडिया में वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने उन्हें टेम्परेरी शेल्टर या फिर टेम्परेरी परमिट तो दिया नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए वो जैसे तैसे करके इंडिया में चोरी छुप के भाग के आ गए, तो अब हो गए वो इलीगल इमिग्रेंट। तो ये सरकार के लिए भी सही है अगर सरकार डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ बनाती है और ये इन टेम्परेरी वर्क परमिट और टेम्परेरी शेल्टर का प्रोविजन करती है। राइटर ये भी कहते हैं अभी जो ये कानून है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सही नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन करता है और किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर जो कानून होगा वो सही नहीं हो सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिफ्यूजीज से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और रशिया रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव ये भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान वैसे तो देखो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेडिशनल टाइज हैं उनको रीएफर्म किया, लेकिन देखो दोनों देशों के बीच काफ़ी इश्यूज़ को लेकर जो डिफरेंसेस हैं वो भी खुल के सामने आए सर्गेई लेवरोव की इस भारत यात्रा के दौरान। पहली चीज़ तो देखो वो आए इसलिए थे क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच जो एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है हर साल, पिछले साल हुआ नहीं था कोविड-19 करके, इस साल होगा, तो पुतिन इंडिया की यात्रा पर आएंगे और उस विजिट की प्रिपरेशन के सिलसिले में वो भारत की यात्रा पर आए थे। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं की और अगले ही दिन यूएस के राष्ट्रपति के स्पेशल एनवॉय जॉन कैरी वो भारत की यात्रा पर आए क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस से संबंधित इश्यूज़ पर बात करने के लिए। हालांकि हो सकता है बातचीत दूसरे इश्यूज़ पर भी हुई हो। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यूजली देखो रशिया जैसा मेजर कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, रशिया तो इंडिया का ट्रेडिशनल फ्रेंड भी रहा है, वो भारत की यात्रा पर आता है तो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग शेड्यूल्ड होती है, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात नहीं हुई। दूसरी चीज़, रशिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर भी गए और वहाँ पर उनको रिसीव किया गया, यानी उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के चीफ के साथ। वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म संबंधित एफर्ट्स हैं उनका समर्थन करता है रशिया और इक्विपमेंट्स संबंधित मदद भी करेगा। तो ये बयान इंडिया इसको पॉजिटिव नोट पे नहीं लेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखो रशिया इंडिया का ज़्यादा दोस्त रहा है और उनके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को सुधारना कहीं ना कहीं रशिया इंडिया को सिग्नल देना चाहता है, अगर आप यूएसए के करीब जा रहे हो तो हम भी फिर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करेंगे। तो ये भी एक चिंता की बात है। इसके बाद दूसरे इश्यूज़ की बात करें, रशिया के विदेश मंत्री ने रशिया चाइना रिश्तों की तारीफ की। अब सर्टेनली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर तो इस व्यू से इत्तेफाक रखते नहीं हैं, वो तो इस बात से खुश होंगे नहीं कि रशिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया, जबकि रशिया के विदेश मंत्री ने इसे एशिया पैसिफिक रीजन कहा। दोनों में फ़र्क है। जब हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो उसमें इंडिया का रोल इतना नहीं होता। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं तो मतलब इसमें इंडिया का रोल है, समझ गए? तो रशिया के विदेश मंत्री ने जहां टर्म इस्तेमाल की एशिया पैसिफिक रीजन और इंडिया के विदेश मंत्री ने टर्म इस्तेमाल की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। रशिया के विदेश मंत्री ने क्वाड को एशियन नाटो कहा, जबकि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ऐसा इंडिया ने बोला है। भारत के प्रधानमंत्री ने संग्री-ला डायलॉग में ये भी बोला था कि क्वाड का जो अलायंस है किसी कंट्री के विरुद्ध नहीं है, जबकि नाटो तो यूएसएसआर के विरुद्ध बना था ना। तो इससे यह सिग्नल निकलता है कि रशिया क्वाड को लेकर खुश नहीं है। और वैसे दोनों विदेश मंत्री इस बात पर राजी हुए कि एशिया में मिलिट्री अलायंस नहीं बनने चाहिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके पॉजिटिव बातें सामने आई, जैसे जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है, ये $5 बिलियन की डील है। हालांकि डायरेक्ट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कमिटमेंट जरूर जाहिर की गई
कि डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एक चीज़ वैसे आपको बता दूं, जिन्होंने नई नई तैयारी स्टार्ट की होती है उनको कई बार पता नहीं होता, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है, लेकिन यूएसए का एक एक्ट है, काटसा एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश यूएसए के दुश्मन देश से कोई मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करता है या फिर दूसरी तरह की डील रखता है तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो अब अगर इंडिया रशिया से ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करता है तो यूएसए के काटसा एक्ट के तहत यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। अब काफ़ी इनोसेंट क्वेश्चंस होते हैं जो लोग तैयारी करते हैं, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की होती है, तो वो ये पूछते हैं यूएसए ही क्यों सैंक्शंस लगाता है, बाकी देश क्यों नहीं सैंक्शंस लगा सकते। देखो, सैंक्शंस तो कोई भी लगा सकता है, यूएसए पावरफुल कंट्री है, सारा व्यापार डॉलर में होता है वर्ल्ड में। अब धीरे धीरे चाइना अपनी करेंसी को उठाना चाहता है, लेकिन अभी भी डॉलर का एक तरफा आधिपत्य है वर्ल्ड ट्रेड में, डॉलर में ट्रेड होता है। तो यूएसए के पास पावर है, वो किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो दूसरे देश डरते हैं। अब कोई देश है, सोमालिया जैसा देश सैंक्शंस लगा देगा किसी के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है, वो सोमालिया कुछ एक्शन थोड़ी ना ले सकता है। यूएसए तो बोल देगा कि इस कंपनी के ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दिया तो उस कंपनी को डॉलर में उसका सारा ट्रेड बंद हो जाएगा, वो कंपनी एक प्रकार से ठप हो जाएगी। इसलिए सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज यूएसए से डरती हैं। सोमालिया से कौन डरता है, ये बात है। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर ये बन गया तो अभी तो देखो स्टैंडर्ड रूट ये है, यहाँ से होके जाना पड़ता है स्वेज कैनल से होते हुए, लेकिन अगर ये रूट डेवलप हो गया ना तो रशिया और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। और कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई, कई सारे एरियाज़ में कोऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा है दोनों देशों के बीच, जैसे एनर्जी, न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, ऐसी भी बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल भी डेवलप की है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अभी हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इंडिया उस ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेच सकता है, फिलीपींस, वियतनाम, ऐसे ऐसे देशों को इंडिया वो मिसाइल बेच सकता है। तो कंक्लूजन में यही कहा जाता है, देखो वैसे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं, फिर भी दोनों देशों को इन रिश्तों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भी डिफरेंसेस हैं आप उनको एड्रेस करो, ताकि डिफरेंसेस की वजह से परमानेंट खटास ना आ जाए रिश्तों में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।